हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कैरियर हब क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है संविधान के सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद या इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन इसके पहले पॉलिटी की 2 और क्लासेज अपलोड की जा चुकी हैं इसी चैनल पर। एक है संविधान के भाग और दूसरी है संविधान की अनुसूचियाँ। अगर आपने इन क्लासेस को अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर उन क्लासेस को ज़रूर देख लीजिए। इनसे रिलेटेड सभी प्रकार के क्वेश्चंस को भी करवाया जा चुका है, तो इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको भी सॉल्व कर लीजिए आप। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको ये वीडियो समझने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी और चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगी, क्योंकि आप क्रमशः चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद। जितने भी संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जो हैं संविधान के, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहला अनुच्छेद कौन सा है? पहले देखिए, सबसे पहले भाग 1। भाग 1 में शामिल हैं अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक के अनुच्छेद। तो इन 1 से लेकर 4 तक के अनुच्छेद में क्या कहा गया है, यह आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। क्यों? क्योंकि ये जो भाग है ना, ये एकदम स्टार्टिंग के भाग हैं, तो ये आपसे चारों के चारों पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इतना तो कम से कम आपको पूरी तरह से याद रखना ज़रूरी है। तो इसको आप अच्छी तरह से देख लीजिए। संविधान का भाग 1, संविधान के भाग 1 में शामिल हैं आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक, और इसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। अब अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत यानी इंडिया राज्यों का संघ है। तो इसमें आपसे ये भी प्रश्न बन सकता है। पहला तो यही आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। फिर संघ जो है उसके लिए यूनियन शब्द भी इस्तेमाल किया जाता है और उसके लिए फेडरल शब्द भी इस्तेमाल किया जाता है। ये 2 शब्द हैं जो संघ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आपसे ये प्रश्न भी पूछ सकता है कि जो भारतीय संविधान है या जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 है, उसमें जो संघ की बात की गई है, उस संघ के लिए यूनियन शब्द इस्तेमाल किया जाएगा या फेडरल शब्द इस्तेमाल किया जाएगा? तो आप कहेंगे कि इसके लिए यूनियन शब्द इस्तेमाल किया गया है संविधान में। यूनियन और फेडरल में अंतर क्या होता है? तो देखिए, दोनों का मतलब सेम ही है, दोनों का मतलब संघ ही है। यूनियन हो चाहे फेडरल हो, हिंदी में इसे संघ ही कहेंगे। दोनों में चाहे यूनियन हो चाहे फेडरल हो, दोनों में केंद्र होगा और स्टेट होंगे। इसमें भी केंद्र और राज्य होंगे और इसमें भी केंद्र और राज्य होंगे। इसमें भी केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा होगा और इसमें भी केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा होगा। लेकिन इनमें अंतर ये होता है कि जो यूनियन होते हैं उनमें केंद्र के पास अधिक शक्तियाँ होती हैं और राज्यों के पास कम शक्तियाँ होती हैं। जो फेडरल होता है उसमें राज्यों के पास अधिक शक्तियाँ होती हैं और केंद्र के पास कम शक्तियाँ होती हैं। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारतीय संविधान में या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यूनियन की बात की गई है या फेडरल की बात की गई है, तो आप कहेंगे कि संविधान के अनुच्छेद 1 में यूनियन की बात की गई है, यानी भारत में एक केंद्र भी होगा और कई सारे राज्य भी होंगे। लेकिन केंद्र के पास अधिक शक्तियाँ होंगी और राज्यों के पास कम शक्तियाँ होंगी। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। फिर आता है अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में बात की गई है नए राज्यों की स्थापना या प्रवेश की। तो आपसे ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि नए राज्यों की स्थापना या प्रवेश की बात किस अनुच्छेद में की गई है, तो आप कहेंगे कि अनुच्छेद 2 में। आपसे ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना कौन कर सकता है, तो संसद कर सकती है। अब हमारा अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 3। इसमें राज्यों के नाम और सीमाओं में परिवर्तन की बात कही गई है। अब राज्यों के नामों और सीमाओं में परिवर्तन का मतलब है कि ये राज्य पहले से ही संघ में शामिल हैं, यानी केंद्र में ये राज्य पहले से ही शामिल हैं। इनके सीमाओं में परिवर्तन करना होगा या इनके नामों में परिवर्तन करना होगा, तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किया जाएगा। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि किसी राज्य की जो सीमा है उसको घटाया जाना है या उसको बढ़ाया जाना है या किसी राज्य के नाम को परिवर्तित किया जाना है, तो ये किस आर्टिकल के तहत किया जाता है,
तो आर्टिकल 3 के अंतर्गत या अनुच्छेद 3 के अंतर्गत ये किया जाता है। इसमें एक बात और याद रखिएगा कि जो आर्टिकल 2 है यानी अनुच्छेद 2 है, अनुच्छेद 3 है और अनुसूची 1 है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि इन तीनों में यानी आर्टिकल 2 में, आर्टिकल 3 में और अनुसूची 1 में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन करना है तो इसके लिए किस प्रकार के बहुमत की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप कहेंगे कि इसके लिए साधारण बहुमत की ज़रूरत पड़ेगी। और इनमें परिवर्तन कौन कर सकता है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ संसद कर सकती है। अब इसमें अनुसूची 1 को भी क्यों शामिल किया गया है, क्योंकि अनुसूची 1 में भी संघ और उसके राज्य क्षेत्र की ही बात की गई है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, संविधान का भाग 2 है। संविधान के भाग 2 में आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक आते हैं और इसमें नागरिकता की बात की गई है। हम अलग से नागरिकता चैप्टर पूरा देखेंगे, हम अलग से मौलिक अधिकार चैप्टर पूरा देखेंगे। हम सभी चैप्टर्स को अलग से बहुत डिटेल में बहुत अच्छी तरह से कवर करेंगे, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ जितने इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद हैं ना, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उनको बस एक नज़र में देख लीजिए ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ें कम से कम पड़ी रह जाएं। भाग 2 में बस इतना ही इम्पॉर्टेंट है कि नागरिकता से रिलेटेड है और 5 से 11 तक आपको याद रखना है कि नागरिकता की बात किन किन आर्टिकल्स में की गई है। तो आप कहेंगे आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक में, और डिटेल में हम देखेंगे जब नागरिकता वाला टॉपिक कवर करेंगे। फिर आगे चलते हैं। आगे है भाग 3। भाग 3 में अनुच्छेद हैं 12 से लेकर 35 तक और इसमें मौलिक अधिकारों की बात की गई है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मौलिक अधिकार कुल कितने हैं, तो मूल संविधान में मौलिक अधिकार 7 थे। 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से एक जो मूल अधिकार था उसको मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया और उसको कानूनी या वैधानिक अधिकार बना दिया गया, संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। वो अधिकार कौन सा था? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों से 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया था और उसे आर्टिकल 300 के अंतर्गत एक संवैधानिक अधिकार बना दिया गया था। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो वर्तमान संविधान है उसमें कुल 6 मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया है, जिनमें पहला है समानता का अधिकार। समानता के अधिकार से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल हैं वो हैं 14 से लेकर 18 तक, यानी 5 आर्टिकल हैं, 14, 15, 16, 17 और 18। फिर दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें 19 से लेकर 22 तक आर्टिकल शामिल हैं। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो दिए गए हैं वो आर्टिकल 23 और 24 में दिए गए हैं। फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का जिक्र 25 से लेकर 28 तक के आर्टिकल्स में किया गया है, ये आपको याद रखना है। फिर आपको शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। तो शिक्षा और संस्कृति का अधिकार आर्टिकल 29 और 30 में दिया गया है। इसके बाद आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार का मतलब है कि अगर आपके किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है, कोई भी मौलिक अधिकार आपसे छीना जाता है, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या आप सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत, यहाँ पर लिखा भी है आर्टिकल 32। तो आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और आर्टिकल 216 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। अब देखिए, मैंने आपको ये जो इस तरह से करवाए हैं संविधान के भाग और इनके आर्टिकल्स बताए हैं, इनको आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखना है, बिल्कुल ऐसे ही एज इट इज़ आपको चीज़ें याद कर लेनी है। ये वाली जो टेबल है आपको पूरी तरह से याद कर लेनी है। क्यों? क्योंकि आपसे बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि समानता का अधिकार जो है वो कौन कौन से आर्टिकल्स के अंतर्गत आता है। आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे बहुत सारे, तो आप कहेंगे कि 14 से लेकर 18 तक के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से इनमें से कोई सा भी पूछा जा सकता है, तो आपको ये सारे आर्टिकल्स के साथ ये सभी संविधान के भागों को याद कर लेना है। मैं आपको डिटेल में यहाँ पर ये टॉपिक इसलिए नहीं करवा रही हूँ क्योंकि ये वाले टॉपिक जैसे नागरिकता है और मौलिक अधिकार है, फिर DPSP भी इसके आगे आएगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। इनको बहुत अलग से देखने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि इनसे बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, बार बार प्रश्न बनते हैं, इसलिए इन टॉपिक्स को अलग से देखेंगे हम। यहाँ पर बस आपको जितना मैं बता रही हूँ ना उतना याद कर लीजिए। आगे जब हम इन टॉपिक्स को समझेंगे तो बड़ी आसानी से आपको समझ आ जाएंगे, आधी चीज़ें तो आपको पता रहेंगी। देखिए, अब
संविधान का भाग 4 है जिसमें आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक को शामिल किया गया है और इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की यानी DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात की गई है। DPSP वाला टॉपिक मैं बहुत ही जल्दी आपको करवा दूंगी, तो आप वहाँ पर पूरी चीज़ें डिटेल में देख लीजिएगा। फिर देखिए मौलिक कर्तव्यों की बात की गई है भाग 4 के ए में मौलिक कर्तव्य, और मौलिक कर्तव्य आर्टिकल 51 का में आर्टिकल 51A में बताए गए हैं। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसे संविधान में शामिल किया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसे संविधान में शामिल किया गया है और जब 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था तो कुल मौलिक कर्तव्य जो थे वो 10 थे। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक और मूल कर्तव्य संविधान में जोड़ दिया गया, तो कुल मिलाकर मूल कर्तव्यों की संख्या वर्तमान संविधान में जो है वो है 11।